नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पेश है बूस्टर वीडियो 3 लेकर। इसमें हम ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। ब्रेकिंग बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन क्रिएटिंग डिवाइस है, घर्षण पैदा करने वाली डिवाइस है, घर्षण को पैदा करती है। जिस घर्षण से क्या होता है कि मान लो ये चीज़ घूम रही है और इसके साथ रोक पैदा करनी है, तो घर्षण पैदा करके वो उसको रोक देती है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है, व्हीकल की स्पीड को कम करना वाहन की, या उसको वाहन को रोकना। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ब्रेकिंग क्या है, तो आप कह सकते हो कि घर्षण पैदा करने वाली डिवाइस है जो वाहन की स्पीड को कम करती है और रोकने का काम करती है। और आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेकिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रेकिंग की क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो आपने बोलना कि ये कम से कम दूरी पर वाहन को रोके और सभी मौसमों में एक समान कार्य करे। ऐसा ना हो कि बारिश में तो प्रॉपर काम कर नहीं रही, कीचड़ में जा रहे हैं तब वहाँ काम नहीं कर रही, सिर्फ नॉर्मल रोड पे काम कर रही है, तो उस टाइप से उसको बनाया जाता है, कवरिंग दी जाती है। पैडल द्वारा लगाया गया एफर्ट इतना अधिक ना हो कि ड्राइवर को परेशान करे, मतलब इतने ज़ोर से ना दबाना पड़े पैडल, इतना स्मूथली हो ऑपरेशन इसका कि ड्राइवर को परेशानी ना हो। और इसकी कम से कम देखभाल की जरूरत हो। रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, रिक्वायर का मतलब ज़रूरत, लेस का मतलब कम, मेंटेनेंस मतलब देखभाल, देखभाल की कम से कम ज़रूरत हो उसकी। When applied should not disturb steering geometry, जब ब्रेक अप्लाई किए जाएं तो स्टेयरिंग ज्योमेट्री को, जो हम स्टेयरिंग घुमा रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। ऐसा ना हो कि हम ब्रेक लगाएं, एकदम हल्का सा हमारा स्टेयरिंग हाथ से लूज़ हो गया और हमने ब्रेक लगाई तो एकदम से इधर को जा रही है गाड़ी, वन साइड खींच रही है, तो ऐसा ना हो, स्टेयरिंग ज्योमेट्री को डिस्टर्ब ना करें, इस टाइप से उसको बनाया जाए। यदि आपसे पूछे ब्रेक कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली जो ब्रेक्स के ज़्यादातर टाइप हैं, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक में क्या होता है, बस एक लिंकेज बनाई जाती है, कैम टाइप सिस्टम बनाया जाता है, ऐसे कैम बनाई जाती है और ये दो लेदर हैं जैसे हमारे, जैसे इस टाइप से इसको कैम दी जाती है। यहाँ पे इस टाइप से होती है कैम, आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे एक लेदर है, यहाँ पे कैम ने हल्का सा घूमना है, घूमने से क्या होगा, लेदर खुल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो उससे क्या है गाड़ी रुकती है हमारी। तो ये बेसिकली ये वाली जो मैकेनिज्म हमारी बाइकों में भी यूज़ होती है, गाड़ियों के जो पिछले टायर्स है उसमें ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि फ्रंट में तो हमारे पास डिस्क ब्रेक होती है। हाइड्रोलिक और डिस्क ब्रेक का मिश्रण होता है फ्रंट में हमारे पास गाड़ियों में, बाइक कार्स में यदि हम बात करें। हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोलिक बेसिकली एक फ्लूइड होता है हाइड्रोलिक, तो उस फ्लूइड का यूज़ करके यदि हम ब्रेकिंग सिस्टम में काम करें तो उसको हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोलते हैं। और न्यूमेटिक वर्ड बताया था मैंने आपको कि पिछली वीडियोज़ में कि एयर से रिलेटेड होता है वर्ड, ये टेक्निकल नाम है। तो इस ब्रेक्स में क्या करते हैं हम, कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं, इसमें कंप्रेसर लगा होता है। ये ज़्यादातर हमारी बसों में यूज़ होता है, देखा होगा आपने, जैसे हम बसों की ब्रेक रिलीज़ करते हैं तो एक छींकने की आवाज़ आती है, तो वो बेसिकली न्यूमेटिक ब्रेक ही होती है उसमें। उसके बाद डिस्क ब्रेक तो आपने देखी होगी, इस टाइप से डिस्क रोटर होता है और इधर पैड लगे होते हैं दो, और यहाँ पे ऐसे क्लिपर असेंबली लग के इसको दोनों को रोकती हैं डिस्क पैड। मैकेनिकल ब्रेक क्या होते हैं, हल्का सा ब्रीफ रिवाइज करते हैं। यह कैम, रोड और लिंकेज के साथ मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या है, जो ब्रेक फ्लूइड प्रेशर पर काम करती है उसे हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। इसमें मास्टर सिलेंडर होता है जहाँ से सभी पाइपों को फ्लूइड जाता है, फिर व्हील सिलेंडर एक एक पाइप पर जहाँ पहुँचता है, जिसने उसको एक्सपेंड करना होता है, तो वो व्हील सिलेंडर होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे न्यूमेटिक ब्रेक्स, जो कंप्रेस्ड एयर पर काम करते हैं। और इस ब्रेकिंग सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, ज़्यादातर एयर कंप्रेसर आ गया, उसके बाद एयर टैंक, उसके बाद सेफ्टी वाल्व जो उसको एयर प्रेशर को ज़रूरत से ज़्यादा ना बनाने दे, ब्रेक वाल्व, ब्रेक का चैम्बर, ब्रेक ड्रम। इसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ आप कंपोनेंट्स के नाम एक बार माइंड में रख सकते हैं यदि आ जाए तो। डिस्क ब्रेक क्या है, इस प्रकार के ब्रेक ड्रम के स्थान पर क्या होगा, डिस्क लगी होती है जो कैलिपर असेंबली के बीच में घूमती है, ऐसे बताया था मैंने, ये कैलिपर होती हैं इस टाइप से। और यहाँ पे हमारा रोटर होता है जिसको हम ब्रेक डिस्क भी बोल देते हैं वैसे बेसिकली। तो उसके अंदर फिर पैड लगते हैं ऐसे, इसमें पिस्टन लगता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये पिस्टन इसको इधर धक्का लगाता है, इस टाइप से ऐसे धक्का लगाएगा, तो लगाने से क्या होगा, इधर जगह इधर से लॉक्ड है और ये घूम रहा है, जो हमारा रोटर है ये हब में फिट है, हमारी हब है जो हमारी सेंटर टायर की। तो क्या होता है कि इधर यहाँ पे भी पैड लगा हुआ है, इधर भी पैड लगा हुआ है, और उसने पिस्टन इसको धक्का दिया तो इसके पास कहीं भी स्पेस नहीं है जाने के लिए, तो आपस में क्या होगा, इसको कंप्रेस कर देगा, दबा देगा और उसको रोकेगा, घर्षण बनाने से ये रुकेगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये काम बिल्कुल तुरंत होता है और काफ़ी रिलायबल ब्रेक्स होती हैं डिस्क ब्रेक। आपने बाइक्स में भी फ्रंट टायर्स में देखी होंगी, हल्का सा हम टच करते हैं उसको, लीवर को, तो हमारी ब्रेक तुरंत एक्शन में आ जाती हैं। यह मैकेनिकल ब्रेक से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसमें फ्रिक्शन पैड होते हैं जिसको हम डिस्क पैड बोलते हैं, और डिस्क होते हैं जिसको हम रोटर बोलते हैं। आगे आपसे पूछते हैं ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स। ब्लीडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बहना, तो उस ब्लीडिंग से बहकर हमने, मतलब ब्लीडिंग करने से क्या करते हैं हम,
हमारी जो एयर ब्लीडिंग, इसको वर्ड बोल सकते हैं हम, एयर ब्लीडिंग निकालना, ब्लीडिंग का मतलब बहना होता है, निकालना, बाहर निकालना, उसको पास आउट करना। तो एयर ब्लीडिंग क्या होती है हमारी? एयर ब्लीडिंग ब्रेक फ्लूइड लाइन है, जितनी भी पाइपें हैं उसकी, उसमें कई बार हवा आ जाती है हमारी, उस टाइम हमारा कई बार पाइप लूज़ होता है, वहाँ से कनेक्शन लूज़ होता है और हमने पैडल दबा दिया, तो वो मिस लगने के कारण या ऊपर से हमारा ब्रेक ऑयल कम होने के कारण कई बार हम पैडल लगा दिया, उसमें ब्रेक ऑयल नहीं, तो वो हवा को सक कर लेता है, तो उसमें एयर आ जाती है। और यदि एयर आ जाए तो उससे क्या होगा, उसको निकालने की, फ्लूइड लाइन में से एयर निकालने की विधि को हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। और यदि हम ऐसा ना करें तो हमारी ब्रेक क्या होगी? स्पॉन्जी हो जाएंगी, मतलब हम उसको पैडल को दबाएंगे तो है, क्योंकि हमारा पैडल का जो हमारा एफर्ट है वो हमारा वेस्ट जाएगा और नीचे पर जाकर पैडल तक बिल्कुल उसका वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपर। उसके बाद हमारी कौन सी ब्रेक आती हैं? टेस्टिंग ऑफ ब्रेक्स किस स्पीड पर की जाए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्पीड पर ब्रेकों को हमने टेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 80 की स्पीड पर जाकर ब्रेक्स लगाएं, बार बार लगाएं, तो उससे हम अपना संतुलन भी खो सकते हैं और पीछे भी हो सकता है कोई आ रहा हो और व्हीकल का बैलेंस भी ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ 20 से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटा पर हमने ब्रेक की टेस्टिंग करनी चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। और यदि आपसे पूछें कि डिस्क ब्रेक की स्टैंडर्ड थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो 11 mm होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू क्या है? 9.5 mm। इससे ज़्यादा घिस जाए यदि हमारी डिस्क पैड जो हमने बदलनी होती है डिस्क ब्रेक में, तो क्या होता है कि हमें वो बदल देने चाहिए। उसको हम हर 1 या 2 सर्विस के बाद हम इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक किसको बोलते हैं? हैंड ब्रेक बोलते हैं उसको, देखा होगा आपने, ऐसे हैंड से हमने उठाते हैं उसको। तो चढ़ाई पर भी हमारा कोई वाहन खड़ा है या तराई पर खड़ा है, वो वाहन हमारा रोल ना करने लग जाए, ऑटोमेटिकली रोल ना करने लग जाए, तो उसको रोकने के लिए पिछले पहियों को लॉक करने के लिए हमें हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना कि पार्किंग ब्रेक और हैंड ब्रेक से सिर्फ और सिर्फ पिछले पहिए लॉक होते हैं। ये बड़ी पते की बात है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो एक क्वेश्चन आता है, डैश इज़ यूज टू असिस्ट नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम। जो हमारा आम ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें चारों पहियों पर काम करता है वो अलग हो गया, ये सिर्फ 2 पहियों के लिए अलग से हो गया। मतलब कि इसकी वायर भी एक जाती है, एक वायर हमारी जो चारों पहियों पर काम करती है वो भी जाती है, वो सप्लाई भी जाती है। वो तब काम करेगी जब हम पैडल से लगाएंगे और ये सिर्फ तब काम करेगी जब हम इसको खींचेंगे। और यदि हमारी 3 to 4 नोचेस का मतलब होता है उसको जब हम खींचते हैं तो उसके एक स्टेप को नोच बोलते हैं, ऐसे बना होता है। तो उससे बाहर जाने पर भी हमारी ब्रेक नहीं लग रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी है पार्किंग ब्रेक की। और डैश इज यूज टू असिस्ट नॉर्मल, तो किसका प्रयोग करते हैं? असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता करने के लिए। तो आम सामान्य ब्रेकिंग सिस्टम की सहायता के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? कई बार हैंड ब्रेक की। कई बार हम चढ़ाई पर जा रहे होते हैं और हमने ब्रेक लगाई, जैसे ब्रेक उठाई एकदम से व्हीकल हमारा बैक आने लगता है, तो हम उसमें कई बार पार्किंग ब्रेक की हेल्प भी ले लेते हैं। और ब्रेक फ्लूइड कब चेंज होना चाहिए? ब्रेक का जो ऑयल डलता है हाइड्रोलिक ब्रेक में, तो आपको उसका बताना है कि 1 साल में 2 बार इसको हमने चेंज करना चाहिए, 1 साल में 2 बार। एक वैक्यूम सर्वो ब्रेक होती हैं, ये कौन सी होती हैं? इसमें जो हमारा इंजन का सक्शन है, जो हमारा पिस्टन खींच रहा है उसको, उस सक्शन की हेल्प से भी हम उससे ब्रेक का काम लेते हैं। उसमें एक सर्वो भी लगा होता है। ये सर्वो कहाँ पर लगा होता है हमारा? ये सर्वो हमारा जो मास्टर सिलेंडर लगा होता है उसके पीछे लगा होता है। तो हमारे ये उसमें जो हमारी बूस्टर भी बोल देते हैं इसको, हम ब्रेक बूस्टर भी बोल देते हैं। तो ये हमारी डिस्क ब्रेक है, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, उसमें भी लगा होता है। कार्स में भी आप देख सकते हो इसको, सर्वो ब्रेक। तो इंजन के सक्शन के वैक्यूम द्वारा कार्य करती है। जो हम इंजन की खिंचाई लेते हैं उससे हम उस खिंचाई को उधर भेज देते हैं और वहाँ पे उससे कार्य लेते हैं उससे। इंजन की टाइमिंग क्या होता है? करेक्ट टाइमिंग पे कोई काम होना, तो जैसे हम डेली यूज़ में बोलते हैं, इसी तरह हमारे इंजन की भी करेक्ट टाइमिंग होती है। उसमें किस चीज़ की टाइमिंग देखी जाती है? इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। जो हमारे वाल्व होते हैं खोलते हैं जिससे हमारे ईंधन आता है जलने के लिए और जली हुई गैस से बाहर जाती है एग्जॉस्ट वाल्व से, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है जो स्ट्रोक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो हमारे 4 स्ट्रोक हैं, जहाँ पे हमारी इनलेट वाल्व को खुलना है वहाँ इनलेट वाल्व खुले, जहाँ पे दोनों वाल्व में बंद रहना है वहाँ दोनों वाल्व बंद रहे हैं, तो उसकी एक्यूरेट टाइमिंग होनी चाहिए। तो इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रोक के अनुसार और उचित समय पर हवा और ईंधन के मिश्रण को जलाया जाए, इसकी करेक्ट एडजस्टमेंट ही क्या है? इंजन टाइमिंग है। और इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक वाल्व की टाइमिंग होती है और एक इग्निशन टाइमिंग होती है। इग्निशन टाइमिंग को किसके द्वारा चेक किया जाता है? इसके ऊपर भी आपके पास 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रोबोस्कोप पर नोट लिखो। तो आपने कहना है स्ट्रोबोस्कोप एक बेसिकली डिवाइस है, उपकरण है जिसका प्रयोग इग्निशन टाइमिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। और
इसमें किस सिद्धांत पर काम करता है, इससे क्या है, ये ना एक फ्लैश की तरह होता है, लाइट एलईडी फ्लैश मारता है। तो इसको हमने कहाँ पर चेक करना होता है, क्रैंक की पुल्ली पर चेक करना होता है। क्रैंक की पुल्ली पर या कई बार फ्लाईव्हील पर भी मार्क होता है, क्रैंक की पुल्ली पर मार्क, एक मार्क लगा होता है और उसके ऊपर टाइमिंग का इस टाइप से एरो बना होता है और उस एरो की सीध में हमें वो मार्क दिखना चाहिए। जब हमारा इंजन घूमेगा तो जब हम इसकी वायरिंग करते हैं और उसको चलाते हैं तो ये इस प्रकार से ब्लिंक करती है, ऑन ऑफ होती है और यहाँ पर उस मार्क पर ऐसे फ्लैश करती है कि वो मार्क हमें ऐसे चलता नहीं दिखाई देता, स्टेबल प्रतीत होता है। तो ये सिद्धांत पर काम करती है कि इसमें जो मूवेबल चीज़ है वो स्टेशनरी प्रतीत होती है, हमें खड़ी हुई प्रतीत होती है। उस मार्क को हमने उस मार्क की सीध में देखना था, यदि नहीं होता तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं और हमारी टाइमिंग सही हो जाती है। तो ये हमारा टाइमिंग का है कंसेप्ट। एक कंसेप्ट हमारा और रहता है इसमें वीडियो में, क्लच। ये जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है इस पर हम हल्का सा विचार करेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसको हम पावर ट्रेन भी बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम को, क्योंकि ये पावर की ट्रेन है जो पावर की यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाती है। तो ये पावर की एक प्रॉपर ट्रेन है। तो आपसे एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं कि पावर ट्रेन किसको कहा जाता है, तो आपने आंसर बताना है ट्रांसमिशन सिस्टम को। क्लच असेंबली का कार्य क्या है, इंजन की पावर को गियर बॉक्स से इंगेज एवं डिसइंगेज करना है, जोड़ना एवं अलग करना। तो ये इंजन है, ये गियर बॉक्स है, इस दोनों से जोड़ने अलग करने के लिए क्या बीच में आता है, क्लच असेंबली। ये हमारे बाइक्स में भी मिलेगी, आपको हर वाहन में मिलेगी, क्योंकि हमें गियर चेंज करने के लिए इसको अलग करना पड़ता है। तो हम एकदम से गियर लगे इंगेज पोजीशन में करेंगे तो टूट जाएंगे गियर। तो शिफ्टिंग मैकेनिज्म को उस टाइम शिफ्ट करने के लिए हमें इसको डिसइंगेज करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इसको टेक्निकली हम डिसइंगेज बोलते हैं हटाने को, और लगाने को इंगेज बोलते हैं। तो आपसे पूछे क्लच असेंबली का कार्य क्या है, इंजन की पावर को गियर बॉक्स असेंबली से एंगेज डिसएंगेज करना है। और गियर बॉक्स असेंबली का क्या कार्य है, स्पीड और टॉर्क की जरूरतों के अनुसार इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाना। जब हमारी गाड़ी रेस्ट में खड़ी है तो उसको धक्का चाहिए, एकदम से रोल करना है, तो छोटे गियर पे घूमते हैं। ये देखो छोटा गियर है, ये बड़े गियर को घुमाएगा। तो इसके मान लीजिए 60 चक्कर हैं, इसके मान लीजिए 20 चक्कर हैं, तो ये 3 चक्कर काटेगा और ये हमारा 1 चक्कर काटेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा इसका जो स्पीड है इसकी कम हो जाएगी, लेकिन इसकी खिंचाई ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमें खिंचाई चाहिए होती है, तो स्पीड जब टॉर्क चाहिए और जब स्पीड चाहिए, तो ये काम किससे लेते हैं, गियर बॉक्स से लेते हैं। उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली। प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली का काम क्या है, गियर बॉक्स की पावर को डिफरेंशियल तक पहुंचाना है। गियर बॉक्स की पावर को कहाँ तक पहुंचाती है, गियर बॉक्स है, डिफरेंशियल तक पहुंचाती है। तो बीच में कौन सी लगी हुई, शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट। ये कहाँ पे यूज़ होती है, जब हमारा इंजन फ्रंट में होता है और हमारी पावर हमने किससे लेनी है, पिछले पहियों से लेनी है। तो कार्स में ज़्यादातर कार्स कौन सी होती है, हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं। तो हमारा जो इंजन है वो इस तरफ से होता है, गियर बॉक्स भी यहीं होता है और यहीं पे डिफरेंशियल होता है और सेम यूनिट में होता है। तो वहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अब बात आती है डिफरेंशियल। ये भी एक मेन यूनिट है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल क्या है। डिफरेंशियल बेसिकली क्या है, इस डिवाइस को व्हीकल में पावर को 90 डिग्री तक पहुँचाने के लिए, देखो पीछे से यदि पावर गई तो ये 90 डिग्री पर पावर पहुंचाएगा। देखिए इधर से पावर इस तरफ से आ रही है और इसने पावर को पहुंचा दिया इस तरफ से पहुंचाने के लिए। और एक काम इससे बहुत मेजरली लिया जाता है, मोड़ के समय जब हमारा वाहन मुड़ रहा है, जब हमारा वाहन यहाँ से ऐसे टर्न कर रहा है, तो आप ये देखिए कि जो इसका अंदर वाला व्हील है, इस तरफ से यदि टर्न ले रहा है तो अंदर वाला व्हील ये है, बाहर वाला व्हील ये है। तो इसको यहाँ से यहाँ घूम के आना है और इस व्हील को यदि यहाँ से यहाँ घुमा दें तो स्कीडिंग हो जाएगी, स्लीपिंग हो जाएगी। तो इस व्हील को कम दूरी तय करनी है, ऐसे घूमना है और इसको पूरा चक्कर काट के आना है, बाहर वाले व्हील को ऐसे काट के वाहन को। यदि हम 4 व्हीलर की बात करें तो ये इसकी स्पीड को बढ़ा देता है और इसकी स्पीड को घटा देता है। डिफरेंस से बना है, डिफरेंशियल याद रखने के लिए आपको आसान रहेगा। तो डिफरेंस से डिफरेंशियल, तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस डाल देता है और ज़रूरत के अनुसार। तो यह बहुत अच्छा एक टेक्निकल पॉइंट है और ये आपको पता होना चाहिए, नॉलेज की बात है। और ये आपके यहाँ भी काम आएगी, आगे भी आपको इंटरव्यूज़ में भी काम आएगी। 4 व्हीलर की क्लच पैडल की फ्री प्ले कितनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि 4 व्हीलर में क्लच पैडल की फ्री प्ले कितनी होती है। तो 4 व्हीलर की यदि हम बात करें तो 15 से 20 mm तक होगी ये हमारी क्लच पैडल की फ्री प्ले। इस वाले में क्लच लीवर की फ्री प्ले है, हमारी कितनी होगी 10 से 12 mm तक। तो फ्री प्ले क्या होती है कि जिस पोजीशन पर वो काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ होता है, हमने देखा होगा पैडल भी थोड़ा सा लूज़ होता है, उसको हल्का सा दबा के देखना तो वो उस पर कार्य नहीं करेगा, बस ऐसे लूजली घूमेगा, लूजली प्रेस होगा। ऐसे ही लीवर भी देखा होगा आपने, ऐसे हल्का सा हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वो लूज़ रहता है, वहाँ पे कार्य नहीं करता, उसके बाद कार्य करना स्टार्ट करता है। तो जिस पोजीशन के बाद कार्य करता है उससे पहले तक की पोजीशन और उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो बीच का गैप होता है वो हमारी क्या होती है, फ्री प्ले।
उस पर काम नहीं करेगा, वो फ्री प्ले होती है। ऐसे डैश इज कॉल्ड आल्सो पावर ट्रेन, पता लग गया होगा आपको, ट्रांसमिशन सिस्टम। एक आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो टू व्हीलर की जो लुब्रिकेट जो हमारी ड्राइविंग चेन होती है उसको क्लीनिंग के स्टेप बताएं, 3 या 5 नंबर में आ सकता है, तो पता होना चाहिए। ये आप आगे देखा होगा आपने, गियर बॉक्स की तरफ एक स्प्रोकेट लगा होता है और एक हमारा स्प्रोकेट हमारा टायर में लगा होता है। स्प्रोकेट बोलते हैं इसको, इस टाइप से होता है ऐसे ऐसे करके, जिस पर चेन फिट होती है। ये बेसिकली मैंने एक रफ सा डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए। तो इस पर ये चेन लगी होती है और इस चेन को खोलना कैसे है, सबसे पहले आपने इसका चेन कवर उतारना है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, उस लॉक का एक सिरा खुला होता है, इस टाइप से लॉक होता है वो। तो आपने वो देखना है किस तरफ को खुलेगा, उस एक तरफ जिस तरफ को खुला होगा उसके अपोजिट को ऐसे आगे को निकलेगा वो। तो उसको ओपन कर लिया तो चेन ये सिंगल से खुल गई। फिर उसको आपने डीजल ट्रे में डीजल से वॉश करना है, उसको काफ़ी धोना है, उसमें से ग्रीस जो कचरा चिपका होगा, डस्ट चिपकी होगी, उसको धो देना है साफ़। फिर जब साफ़ डीजल से उसको एक बार दोबारा से धोकर वॉश करके फिर आपने उसको बिल्कुल सूखा ना, रफली हो जाएगी वो चेन बिल्कुल, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं मिली हुई। तो उसको लुब्रिकेशन देने के लिए हमने SAE 90 ग्रेड के ऑयल में डुबोना है, जो कि गियर ऑयल भी होता है, इसको ट्रांसमिशन ऑयल भी बोलते हैं। इसमें डुबो के उसके बाद आपने चैन को लगाना है, जिससे क्या होगा कि चैन रफ नहीं चलेगी और आपकी चैन की लाइफ भी बन जाएगी। तो ये आपकी बूस्टर वीडियो 3 है। इसके बाद जो हमारे फुल फॉर्म्स और कुछ रिवीजन के टॉपिक रहते हैं हम बूस्टर वीडियो 4 में कवर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।